तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैथमेटिक्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के अंदर चैप्टर फर्स्ट जो अपना है वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर बात करें अपन इसके इंट्रोडक्शन की, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जो टैक्स होता है वो क्यों एप्लीकेबल करती है गवर्नमेंट अपने ऊपर, मतलब गवर्नमेंट को ऐसी क्या नीड हो जाती है कि उनको टैक्स लेना ही पड़ता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर अपन सिंपल सी लैंग्वेज में जो आपको एक आईसीएसई बुक के अंदर भी दिया गया है उसके तहत अपन चलें तो उसमें देख सकते हैं कि उसमें लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ एट ए सेंटर नीड मनी। मतलब गवर्नमेंट चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों ही लेवल पे उनको एक पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर अपन देखें कि पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट का कोई सेशन हो रहा है, या फिर जो भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी पे करने, उनका जो भी एक्सपेंस आता है वो सारे एक्सपेंस मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है? टैक्स लेना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट है ना, अगर मनी कलेक्ट करने के लिए क्या करती है? एक रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और वो रेवेन्यू किसके थ्रू करती है? टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट वो टैक्स किसके ऊपर अप्लाई करती है? गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है व्यापार, बोले तो ट्रेड के ऊपर टैक्स अप्लाई करती है। अगर अपन बात करें कि टैक्स को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वो है सेंट्रल सेल टैक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन सीएसटी के नाम से जानते हैं। अगर अपन बात करें कि ये जो टैक्स होता है इसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक से नीड होती है उनकी। रीजन ये है कि उनकी हेल्प के बिना अपन टैक्स को डिफाइन नहीं कर पाते, टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो उनको टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इन टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले है अपने पास कॉस्ट प्राइस। तो अपन देखो 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, या बोले तो आपके तो मेरे अकॉर्डिंग 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो गया था सीपी, जिसको अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। वो क्या होता है? सीपी एक कॉस्ट प्राइस होती है जो किसी भी शॉपकीपर द्वारा खुद के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए लगाई जाती है। जैसे कि मान लो कोई शॉपकीपर है, अगर कोई शॉपकीपर है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी शॉप के लिए खुद प्रोडक्ट्स परचेज करके लाएगा। अगर वो जहां से भी परचेज करके लाएगा वो उसके लिए क्या होगी? सीपी होगी। क्या होगी? सीपी होगी। लेट्स सपोज अगर सीपी कोई प्रोडक्ट की 100 है, सीपी कितनी है? 100 है, तो वो क्या करेगा? इसको सेल करेगा। अगर इसको सेल करेगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी? एसपी। एसपी बोले तो क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस। तो वो इसको क्या करेगा? सेल करेगा। सेल मान लो, लेट सपोज ये सेल इसको ये 110 रुपीज के अंदर सेल कर दे रहा है। अगर ये 110 रुपीज में सेल कर दे रहा है तो अपना थर्ड टॉपिक है प्रॉफिट या लॉस। तो देखो, इस केस के अंदर अपने पास एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इट मींस 110 100 से ज्यादा है, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट। क्यों हुआ? क्योंकि उसने कम में खरीद के ज्यादा में बेच दी। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 110 माइनस 100 कितनी आई? 10 रुपीज ज्यादा। मतलब इस पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर यही वो अपना जो प्रोडक्ट था उसको वो सेल कर देता कितने में? 90 रुपीज में, तो इस केस के अंदर उसको लॉस होता। और कितना होता? 100 माइनस 90। देखो, लॉस के केस के अंदर हमेशा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होता है, और प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है। तो यहां से उसको 10 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। अब देखो, अब अगर अपन बात करें तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट प्राइस। अगर लिस्ट प्राइस की बात करें तो लिस्ट प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कौन सी होती है? अगर कोई भी शॉपकीपर है वो क्या करेगा? अगर उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अगर प्रोडक्ट परचेज किया तो वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करके उसके ऊपर एक न्यू प्राइस का टैग अप्लाई कर देगा। अगर न्यू प्राइस का टैग अप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा? उसके मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की सीपी अगर 100 रुपीज है तो वो क्या करेगा? कुछ क्या होते हैं, कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा डिस्काउंट चाहिए होता है। तो उस केस से बचने के लिए वो क्या करेगा? एक नई ट्रिक अप्लाई करेगा जिसमें वो मार्क प्राइस बनाएगा। उस 100 रुपए वाले प्रोडक्ट को वो कितने में बेचेगा? 150 रुपए उसकी क्या कर देगा? वो मार्क प्राइस कर देगा। फिर अगर कस्टमर आएगा तो वो डिस्काउंट के लिए बोलेगा। डिस्काउंट के लिए मान लो कि लेट सपोज वो डिस्काउंट बोलता है 20 रुपीज का। 20 रुपीज का डिस्काउंट करने के बाद में उसकी सेलिंग प्राइस निकल के आती है। तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस यहाँ से कितना हुआ?
150 माइनस 20, तो बोले तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी अपनी 130। तो इस केस में उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 130 माइनस 100, तो प्रॉफिट हुआ उसका 30 रुपीज का। मतलब इस केस पूरे केस में उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहीं से अपने पास डिस्काउंट आ गया। ये अपने पास मार्क प्राइस होती है, जो मार्क प्राइस होती है उसी को अपन क्या, दूसरा कौन सा नाम होता है, लिस्ट प्राइस नाम होता है। कौन सा नाम होता है, लिस्ट प्राइस। तो देखो बेसिक सी सारी नीड्स जो इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए होती है वो अपन ने देख लिया। ज्यादा कुछ है नहीं, अपन एकदम इजी वे में पढ़ते चलेंगे तो सब कुछ एकदम आसानी से अपने को आता जाएगा। तो देखो अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कॉम्पिटिशन ऑफ सेल टैक्स। तो देखो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ए सेल टैक्स। तो देखो टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो टैक्स होता है वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर। कैसे एजुकेशन पे अलग टैक्स होता है, जो फूड्स मटेरियल होते हैं उन पे अलग टैक्स होता है, जो ट्रेवलिंग होती है उस पे अलग टैक्स होता है। मतलब वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता रहता है मटेरियल टू मटेरियल। और साथ ही साथ वो स्टेट टू स्टेट भी क्या करता है, वेरी करता है। अपन देखते हैं कि कहीं पे पेट्रोल की प्राइस क्या होती है, कम होती है, कहीं पे पेट्रोल की प्राइस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो ये जो प्राइजेज वेरी करती हैं वो क्यों करती है, कॉम्पिटिशन ऑफ सेल टैक्स को एक प्रकार से इसको कैलकुलेट करने में वो वेरी करने वाली प्राइजेज मैटर बहुत करती है। अगर इसमें बात करें अपन आगे, तो देखो सबसे पहले आता है कि सेल टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो सेल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है सेल प्राइस के ऊपर। किस पे किया जाता है, सेल प्राइस के ऊपर। अब देखो सेल प्राइस पे अगर कोई शॉपकीपर है वो क्या करेगा, कस्टमर से 8%, 10%, 2% एक रेट डिफाइन करके रखेगा। और वो उस रेट, फिक्स रेट के ऊपर क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को जो गेन करता है वो क्या होता है, उसका टैक्स होता है। और टैक्स के साथ में जो एड होके अमाउंट आता है वो उसका क्या होता है, अमाउंट टू बी पेड। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस उसने कर रखी है 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज। अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक टैक्स रेट रखता है। क्या रखता है, टैक्स रेट होती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो गवर्नमेंट से फिक्स होती है, जो शॉपकीपर को भी आगे देनी होती है। तो ये क्या करेगा, टैक्स परसेंट एक मान लो 10%, उसके ऊपर एक टैक्स रेट फिक्स होती है। अब देखो यहां से एक अमाउंट टू भी पेड आएगा। मतलब अगर अपन एज ए कस्टमर पैसे पे करें कि उस प्रोडक्ट के अपने को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, अमाउंट टू बी पेड। तो वो यहां से क्या आता है, देखो यहां से आता है एसपी। एसपी के साथ में ऐड होता है कौन, रेट ऑफ एसपी। क्या होता है, रेट ऑफ एसपी और डिवाइड बाई 100। क्या, डिवाइड बाई 100। तो बेसिक चीजें इतना अपन सोल्व करते हैं, अपने पास क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो देखो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल, ये जो बुक का एक अपने पास टॉपिक दिया गया है जहां पे ये फॉर्मूले दिए गए। तो देखो फर्स्ट अपना है सेल टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल प्राइस। तो सबसे पहली बात हुई है कि सेल टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, सेल प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, सेल टैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सेल टैक्स मल्टीप्लाई बाई सेल टैक्स। मतलब सिर्फ अगर अपन बात करें कि सेल टैक्स कितना लगा है उसका पता चला है। तो देखो जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी प्राइस है एसपी है 300 रुपीज और उसकी रेट है 8%। तो यहां से अगर मैं सेल टैक्स की बात करूं तो सेल टैक्स क्या आएगा, 8% ऑफ 300। तो बेसिक सी बात है 8/100 परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे 100 मल्टीप्लाई ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 300। 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आंसर आएगा अपने पास 24। तो यहाँ से सेल टैक्स कितना लगा, 24। और अमाउंट कितनी पेड करेगा वो, 24 प्लस कर लिया जाएगा किसमें, 300 में। तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने लिए। अब अगर बात करें आपको क्या हो जाए, कई बार क्या होता है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको सेलिंग प्राइस दे दी, मान लो कि लेट सपोज 250, और उसके ऊपर जो टैक्स पे किया गया है, सेल टैक्स जिसको अपन बोलते हैं, वो अगले ने पे किया है 25 रुपीज का। अगर 25 रुपीज का सेल टैक्स प्रोवाइड किया है तो यहां से अपने को निकालनी होगी रेट। अब रेट कैसे डिफाइन किया जाता है, रेट डिफाइन किया जाता है सेल टैक्स डिवाइड बाई सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सेल टैक्स है यहाँ से 25 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 बन जाए 25 बन जाए 25, यहाँ से आएगा 10%। तो देखो अपन ने क्या किया, सेल टैक्स डिफाइन कर लिया। और रेट, अगर आपको सेल टैक्स गिवन हो और सेल प्राइस गिवन हो तो उन दोनों की हेल्प से अपन रेट कैसे फाइंड करेंगे वो भी अपन ने पता कर लिया।
अब देखो एक अलग फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, अगर आप जैसे कि मान लो आपको कोई बोले कि अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो सेल प्राइस तो है ये, साथ में लेट सपोज देखो कोई भी अमाउंट होती है ना, वो शुरुआत में अपने आप की कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। अगर जितना रेट उसके ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको लेट अपन ने कर लिया क्या, एज्यूम एक्स। अगर रेट सेल टैक्स रेट कितनी है, एक्स है, तो अपन अमाउंट निकालना चाहें तो एस पी मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। तो बेसिक्स ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, अमाउंट, कब, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेल टैक्स लिया जा रहा हो। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस करें तो देखो एग्जांपल है, रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 850। कितना है, 850 उसकी कॉस्टिंग है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय हिम इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 6%। तो देखो यहां से अपने पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 850 रुपीज। अब ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ गई, और रेट यहां से कितनी दी गई है, 6%। अगर अपन सेल टैक्स की बात करें तो देखो 6% ऑफ 850, तो 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 850, 0 से 0 गया, 2 का इसमें 3 टाइम, 2 का इसमें 5 टाइम, 5 का इसमें 17 टाइम, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। अगर 51 अपने पास क्या आ गया, यहाँ से सेल टैक्स आ गया, तो अमाउंट पता करनी है अपने को। तो क्या पता करना है, अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा एस पी प्लस सेल टैक्स 850 प्लस 51, 1 5 और 5 10, 1 कैरी 8 और 1 9। ये अपने पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता परचेज एन आर्टिकल फॉर 720 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। मतलब इस केस के अंदर क्या है, सेल टैक्स इंक्लूड है। इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8%, मतलब अपने को क्या क्या दिया गया, जो अमाउंट पे की गई थी किसी मिस्टर गुप्ता के द्वारा वो अपने को दी गई है, और उसमें अपने को सेल टैक्स भी दिया गया है, मतलब रेट ऑफ सेल टैक्स दिया गया है। तो यहां से अपने पास सेल प्राइस पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस विल बी एक्स। अपन ने क्या सपोज कर लिया, सेलिंग प्राइस क्या हुई, एक्स। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस रेट बोल दो या रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाई 100। तो देखो अमाउंट है अपने पास 700 टू सेलिंग प्राइस अपने पास x मल्टीप्लाई 100, रेट ऑफ टैक्स कितना है 8%, तो 108 डिवाइड बाई 100। अगर अपन इसको फर्दर सोल्व करें तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 702 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड में 100। तो देखो अगर अपन 2 का डिवाइड दें यहाँ पे तो 2 का जाएगा 5 टाइम, 2 का जाएगा 4 टाइम। अगर 2 का यहाँ पे डिवाइड दें तो 3 टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम। अगर 2 का डिवाइड दें तो यहाँ से आएगा 27, 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आएगा 50। अगर 9 का डिवाइड दूं मैं, 9 का डिवाइड 3 टाइम, 9 का डिवाइड 9 3 जा 27, 81 में 9 टाइम, 3 का इसमें 13 टाइम। तो अपने पास आंसर बचेगा 13 मल्टीप्लाई 50, 0 13 5 जा कितना होता है 650। तो देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 650, मतलब उस ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी 650 रुपीज।